हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। मैं सौरभ। आज से आपके लिए अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें कि मैथ्स आती है, तो मैं आज से आपको मैथ्स के सारे टॉपिक्स रोज एक एक चैप्टर जो है पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उन वीडियोस को मैं प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, और यकीन मानिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम और स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे मैथ्स में। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का दे रहे हो, एसआई का दे रहे हो, आप टीचिंग का कोई एग्जाम दे रहे हो, या आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, मतलब कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं जिसमें कि मैथ्स आती है और अगर आपका बेसिक्स में प्रॉब्लम है, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और हायर लेवल तक लेके जाऊंगा। हालांकि आपने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल में भी अब बहुत हाई लेवल नहीं आया है, तो हम बहुत डीप में ना जा करके प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे कि कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि आप बहुत टफ क्वेश्चंस में लग जाते हैं और वैसा आता नहीं है कभी कभी एग्जाम में। तो मेन चीज क्या है, आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे ट्रिक्स जो है वो फॉलो की जाती हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप ट्रिक्स को नहीं कर पाएंगे, ये समझ लीजिए आप। तो इसलिए अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। जो भी वीडियोस हमारे आते हैं आप उनको फॉलो करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। यकीन मानिए आप मैथ में अपना बेस्ट ही दे करके आएंगे एग्जाम्स में। ओके, तो आज जो टॉपिक है पहला वो हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। सबको पता है कि नंबर सिस्टम से जो है वो कम से कम किसी भी एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन तक पूछ ही लिए जाते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि नंबर सिस्टम कई जगह यूज होता है। एक तो अपने आप में एक टॉपिक है, दूसरा अगर हम बात करें एलसीएफ एचसीएफ लासा मासा अगर आप पढ़ते हैं वहां भी इसका यूज होता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर नंबर सिस्टम आपको समझ में आता है तो आपकी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसमें आपकी कैलकुलेशन बेहतर हो जाएगी, आपकी सोचने की जो नंबर्स को सोचने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी आपकी, और क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे आपके। तो आप ट्रिक्स पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट सीखिए पहले। अगर कभी कभी क्या होता है, अगर आपका बेस कमजोर है तो आप ट्रिक्स को समझ नहीं पाएंगे जल्दी, लेकिन अगर बेस आपने मजबूत कर लिया तो ट्रिक्स खुद भी बनाने लगेंगे और जल्दी समझ में भी आने लगेंगी। तो हम शुरू करते हैं, कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कुछ चीजें होती जैसे इसमें एन एक टर्म यूज होता है जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। एक होता है डब्ल्यू जिन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स बोलते हैं। इंटीजर्स आई या फिर इसको जेड से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो मेन ये 3 होती हैं आपकी, आगे भी होती हैं आपकी, आप कह सकते हो रैशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। इतना ज्यादा उसमें नहीं जाना है। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से लगा करके और इनफाइनाइट तक जाते हैं प्राकृतिक संख्याएं। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से लगा करके इनफाइनाइट तक जाते हैं। और इंटीजर्स जो होते हैं वो 0 -1 से लगा करके इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट तक, और इधर 1 से लगा करके और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है, आपको ये नंबर्स पता होने चाहिए। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं आपको पता है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जाती है। मतलब कोई भी फ्रैक्शन, अगर आपका कोई भी फ्रैक्शन इस तरह लिखा हुआ है और ये क्या हो जाए, डिवाइड करने पे ये खत्म हो जाए, डेसिमल के कितने भी डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाइए। ठीक है, या तो रिपीट होता रहे कि 0.2222222 इस तरह मिलता रहे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अगर ना ही रिपीट पैटर्न हो रहा है, ध्यान रखना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस क्या है। ये देखिए कट नहीं रहा, चलता चला जाएगा ऐसे ही। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन ऐसे ही दिया हुआ जो चलता चला जाएगा, तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो रिपीट अगर हो रहा है पैटर्न तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.2, ऐसे इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम बोल देते हैं परिमेय संख्या वाला है ये। लेकिन यहीं पे अगर रिपीट नहीं हो रहा है और चलता भी जा रहा है, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, ना तो खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो वो आपके अपरिमेय संख्याओं में चले जाते हैं, जिन्हें हम इरेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये 3 टाइप की आपकी मेनली संख्याएं होती हैं जिनको आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आगे, कि जैसे अगर कोई सीरीज आपको दी हुई है नेचुरल नंबर्स की यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की, तो उसमें कितने पद होते हैं, उनका सम क्या होता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, इस पे चलते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई सीरीज दी हुई है 10, 12, 14 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए 26 तक दे दिया। ठीक है, और आपसे पूछ ले बताओ इसमें कितने पद होते हैं। तो अगर आपको पद निकालना है यानी कि पदों की संख्या निकालनी, सबसे पहला काम जो होता है
ठीक है, पदों की संख्या। तो सबसे पहला काम ये होता है 26 यानी कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद यानी कि 10 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी का मतलब डिफरेंस क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, और जो भी है उसमें एक ऐड कर दो आप। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 26 से 10 चला गया 16, 16 बटे 2 8 हो गया, और 8 प्लस 1 9, कितने टर्म हो गए, टोटल कितने पद आ गए, 9 पद हो गए। इस तरह से हम इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी एग्जांपल लेकर के अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। उसके बाद एक और इसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि अगर योग आपसे पूछ ले कि मान लो इसमें 9 पद आ गए, अब आपसे कहते हैं योग बताओ इनका। भाई 9 पद तो पता हो गया ना, तो अगर योग का आपसे फॉर्मूला पूछ ले कि बताओ इसमें जितने पद हैं, पहली बात तो पहले तो पद निकाल लीजिए, 9 पद आ गए। अब आपसे योग का अगर फॉर्मूला पूछ लेता है तो फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2। ठीक है, क्या होता है, अंतिम संख्या यानी कि 26 प्लस 10 बटे 2 जो भी आया इंटू यहां पे n कर देते हैं, ध्यान रखना वो फॉर्मूला अलग था, उसमें क्या था, दिस माइनस दिस, है ना। मैं लिख दूं, अगर हम इसको बोल दें लास्ट टर्म, इसको बोल दें फर्स्ट टर्म, तो अगर आपसे टर्म पद पूछता तो फॉर्मूला क्या बना था आपका, लास्ट टर्म, ठीक है, और माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, अपॉन क्या था, डी, डी मतलब डिफरेंस, और प्लस 1 था। ये पद निकालने का फॉर्मूला था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस 1, ये फॉर्मूला था आपका। क्लियर। उसके बाद अगर आपसे योग पूछता है तो योग का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं यहीं से आपको बता देता हूं, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2, यह आया, और इनटू क्या कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। ये फॉर्मूला आप दोनों नोट कर लीजिए, क्या है, पद निकालने का फॉर्मूला है, ये क्या है, सम को निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगर योग हमें निकालना है तो L कितना है, 26 है, A कितना है, 10 है, अपॉन 2 इंटू n कितना है आपका, 9 है, कितना है, 9 है। ठीक है, हमने यहां से निकाल लिया। अगर आपको नहीं पता है कितने टर्म तो आप निकाल लीजिए, ये तो आसान से सीरीज आप काउंट भी कर सकते हो। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 26 और 10 36, 36 बटे 2 18, 18 गुणे 9, तो ये कितना आ जाएगा, 162, इतना आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सीरीज का कोई भी क्वेश्चन जिसमें कि पद निकालने हैं तो ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, और अगर सम निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। यहां पे L क्या है, अंतिम पद है, लास्ट टर्म है, A क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है यानी कि प्रथम पद है, D क्या है, डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस, बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए आपको सीरीज दी हुई है 40, 42, 46 एंड सो ऑन 80 तक। ठीक है, आपसे पूछ रहा है n बताइए यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और आपसे कह रहा है योग बताइए यानी कि टोटल सम कितना होगा। तो मैंने जैसा कि फॉर्मूला बताया, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, और अगर सम निकालना है तो L प्लस ए अपॉन 2 इंटू एन कर दीजिए, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए, a यानी कि 40 और ये आपका 80 यानी कि L, D आपका इसमें आ रहा है 2, पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इसको पहले कर लेते हैं। देखिए L कितना 80 माइनस A कितना है 40 अपॉन D कितना है 2, ठीक है, प्लस 1। तो ये 80 से 40 गया 40, 40 बटे 2 20, 20 प्लस 1 21, यानी कितने आ गए, 21 पद आ गए, इसमें कितने, 21 टर्म्स आ गए। ठीक है, ऐसे इसका आप निकाल के बताइएगा। ओके, उसके बाद आपसे सम पूछ रहा है, तो अगर सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला L यहां भी 80 प्लस A कितना है हमारा 40, ओके, अपॉन 2 इंटू n कितने आ गए हमारे, 21 आ गए। ठीक है, तो ये हो गया 120, 120 बटे 2 गुणे 21, तो ये आ गया 60 गुणे 21, ओके, और ये कितना आ गया 1226,
60 आ गया। इस तरह से सम भी आ गया आपका और पदों की संख्या भी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और उसके बाद ये आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब आप इस तरह के और क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। हम आगे कुछ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है क्रमागत संख्याओं का, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको पता है हर एग्जाम में लगभग बन ही जाता है। तो सबसे पहली बात आती है क्रमागत संख्याओं के बारे में, मतलब ऐसी संख्याएं जो लगातार आती हैं, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6, इनको बोलते हैं क्रमागत संख्या या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो अगर आपको लेट करना हो, आपसे दे दे 3 क्रमागत संख्याएं, तो आप पहली क्या मान लो, x मान लो, उसके अगली चाहिए तो उसे एक बढ़ा दो, और चाहिए एक और बढ़ा दो, एक और बढ़ा दो, इसलिए x, x+1, x+2, x+3 एंड सो ऑन। आपको जितनी लेट करनी है लेट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन में वो कंडीशन दे देता है कि इन 3 क्रमागत संख्याओं का सम इतना है तो बीच वाली बताइए, या 4 का सम इतना है तो चौथी बताइए, प्रोडक्ट दे देगा, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमें मानना आना चाहिए कि हमें क्या लेना है। दूसरा आ जाता है वो क्रमागत की जगह हटा करके सम क्रमागत संख्या लिख देगा। तो सम का मतलब होता है अगर पहली आपने x मान ली, पहली आपने अगर x मान ली तो अगली ये नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी। भाई अगर सीरियल से क्रमागत मानी तो ये आपकी मान लीजिए सम, तो फिर भी सम, फिर सम, फिर भी सम, है ना, मतलब इवन ऑड, इस तरह ही तो पैटर्न चलता है नंबर्स का। तो अगर आपने पहली सम ये मान ली x, तो अगली सम ये मिलेगी, उसके अगली आगे मिलेगी। इस तरह से पहली सम अगर हमने x मान ली तो अगली x+2 होगी, फिर x+4 होगी, फिर x+6 होगी, और इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। सेम ऐसे विषम में भी अगर हमने पहले x मान ली, कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है, सब कुछ x की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है, x की वैल्यू क्या है। तो x अगर पहले हमने x विषम मान ली तो उसका एक छोड़ करके, यानी कि x+1 वाली जो रहेगी वो सम हो जाएगी, और x+2 भी सम, फिर x+4 भी सम, फिर x+6 भी सम। इस तरह से आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, इसको जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा कि क्रमागत सम संख्या माननी है तो इस एक एक छोड़ के लेट करेंगे, विषम संख्या माननी है तो भी वही करेंगे। अगर डायरेक्टली क्रमागत संख्याओं की बात करें तो आप सीरियल से लेट कर सकते हैं। और फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं, हम उनको देख लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि 3 क्रमागत संख्याओं का सम मान लीजिए, उसमें दे दिया कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का मान लीजिए दे दिया 24 है। क्या दे दिया, सम योग 24 दे दिया, 3 क्रमागत संख्याओं का मान लीजिए दे दिया। आपसे कहते हैं कि 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका योग 24 है, तो पहली क्रमागत सम संख्या क्या मान लो, हम x मान लें, तो अगली क्या मानोगे, सम है तो x+2 मानोगे, अगली और क्या मानोगे, x+4 मानोगे। इस तरह से 3 को मानो, तीनों का योग दिया है 24, तो 24 के बराबर कर दीजिए, कर दिया। अब x x x मिलके 3x हो गया, प्लस ये 2 और 4 6 हो गया, इज इक्वल टू 24 हो गया। तो यहां से 3x बराबर 18 आ गया, है ना। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 6 आ गया। ठीक है, 3 नीचे चला गया। तो नंबर्स क्या हो गए आपके, आपने संख्याएं क्या मानी थी, x मानी थी, उसके बाद उसमें 2 2 बढ़ा दो, तो पहली संख्या आपकी x हो गई 6, अगली क्या थी x+2 यानी कि 6+2 यानी कि 8 हो गया, अगली और क्या हो गई 6+4 यानी कि 10 हो गई। आप इनको ऐड करके देख सकते हो, 24 ही आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका आ जाता है। अब यहीं पे वो आपको विषम संख्या दे सकता है कि सम जो है 25 है ना, इस तरह दे सकता है कि नहीं दे सकता है। आप आराम से सेम इसी तरह से मान करके सम जो दिया हो उस हिसाब से लगा सकते हो। आप घर पे इस तरह के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं कि आपको अगर दे दिया, मान लीजिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 दे दिया, 3 क्रमागत कितना दे दिया, योग 51 दे दे, 3 क्रमागत विषम संख्याएं, तो फिर वही x, अगली x+2 और अगली x+4, इनका सम कितना है 51। विषम था तो विषम, सम है तो सम। आपको अगर क्रमागत दिया है तो मानने का तरीका वही होता है, यहां भी 3x + 6 इज इक्वल्स टू 51, ये हुआ। यहां से 3x बराबर आ गया 45, तो x बराबर आ गया 15। अब x अगर 15 आ गया तो पहली संख्या 15 हो गई, अगली क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी, ऐड कर दोगे इसमें, और अगली और क्या हो जाएगी आपकी, भाई आपने संख्या क्या मानी, पहली संख्या अगर x मानते हैं तो अगली x+2 और अगली x+4, चाहे ये विषम हो चाहे सम हो, बिल्कुल ऐसे ही लेट करते हैं। तो वैल्यू पुट करो, 15 15 2 17
और 17 4 17 2 19 उस हिसाब से हो जाएगी, और ये तो 15 4 19 कर दो, तो ये 3 संख्या हो गई। इस तरह से आप संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी वो इन संख्याओं में संबंध भी दे देता है, उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आप बिल्कुल इस तरीके से मान करके आप वो भी लगा सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं। मान लो एक फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं कि अगर आपको n संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले, मान लीजिए आपके पास संख्याएं हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन n स्क्वायर, और आपसे कहते हैं इसका योग बताओ। अमूमन पूछा नहीं जाता है, बट आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला सीधे लिखा देता हूं मैं आपको, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ये 6 पूरे के नीचे है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से हटा करके ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। ठीक, ऐसे क्यूब वाला फॉर्मूला होता है 1 2 n क्यूब। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 n अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो इस तरह से आप जो है ये कर सकते हैं, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर क्यूब्स का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, और ये स्क्वायर्स मतलब नॉर्मल, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का योग पूछेगा तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्यूब्स का पूछेगा तो क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, जो भी आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज इसी में अब आ जाती है, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई खास काम नहीं होता है। ये तो एक तरफ से सारी संख्याओं का है ना। अगर इसी में आपसे कह दे कि हम n सम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, ये तो एक तरफ से सारी संख्या है ना, इसमें सम विषम सारी हैं। आपसे कह दे कि अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, ठीक है, आपसे कह दे कि n सम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, तो उसका जो फॉर्मूला होता है आप लोग लिख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। ये होता है, ये फॉर्मूला किस चीज का है, n सम संख्याओं के वर्गों का योग। समझ गया ना, सम संख्याओं के वर्गों का योग है, 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 होता है। अच्छा अगला अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछे विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, चाहे 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, तो आपका फॉर्मूला यही यूज होगा। एक तरफ से सारी संख्याओं के वर्गों का पूछे कि 1 से n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा। लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है, फंसाने के लिए ये आपसे पूछ लेता है, ये एसएससी सीजीएल तक में भी पूछ सकता है। ठीक है, ये क्या किस चीज का फॉर्मूला है, 1 से n तक की सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, तो अगर हम आगे की बात करते हैं तो एक आपको पता है, इस पे क्वेश्चन आते नहीं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक आपको भागफल थ्योरम जो होती है उस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं सिंपल सा लिख देता हूं। क्या होता है, डिवाइजर इज इक्वल्स टू, अच्छे से लिख देता हूं, है ना, भाज्य बराबर, हिंदी में लिख देता हूं, भाज्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुणे भागफल, यानी कि जिसे क्वोशंट बोलते हैं, प्लस शेषफल यानी कि रिमाइंडर, है ना। यानी कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या है, डिवाइजर, ये क्या है, डिविडेंड है, मतलब जिसको डिवाइड करना है ना, डिविडेंड है। ठीक है, ये मतलब अगर आपने लिखा 5 से 12 को डिवाइड करना है, तो क्या हुआ, 5 2 जा 10 हुआ, 2 बचा, तो ये 5 क्या है आपका, ये डिवाइजर है, ये क्या है, भाजक है। 2 क्या है आपका, ये आपका भागफल है। ये 2 क्या है आपका, ये आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर है। और ये 12 क्या है आपका, 12, ये आपका भाज्य है, जिसे हम इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं।
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, वो इनमें कोई रिलेशन दे करके क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो इसको लिख लीजिए। भाज्य बराबर यानी कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको क्यू से कोशेंट भी लिख सकते हो, आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं आपके। तो अब हम भागफल और शेषफल प्रमेय पर आधारित जो फॉर्मूला सीखा, इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले हम फॉर्मूले को एक बार और लिख लेते हैं। क्या होता है, यानी कि भाज्य यानी कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू भाज्य बराबर भाजक, है ना, यानी कि डिवाइजर इनटू कोशेंट, है ना, मैं नहीं लिख रहा हूं प्लस रिमाइंडर, क्योंकि इन दोनों में ही कंफ्यूजन होती है। इसको भी डी से स्टार्ट होता है, ये भी डी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना। भाज्य यानी कि जिसको डिवाइड करना है ना, जैसे 100 को भाग देना है 5 से, तो 100 क्या हो गया आपका, भाज्य हो गया। भाजक क्या है, मतलब 5 से डिवाइड करना तो 5 हो गया आपका भाजक। अब एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक प्रश्न है जिसमें भाजक जो है भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना। स्क्रीन पे देख लीजिए, क्वेश्चन आपकी आ रहा होगा। ठीक है, कह रहा है शेष का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। तो शेषफल कितना है आपको दिया है, रिमाइंडर 30 दिया है। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। और साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि रिमाइंडर तो 30 है और भाजक जो है शेष का 2 गुना है। भाजक जो है वो शेष का 2 गुना है, यानी कि अगर आपसे पूछे भाजक कितना है, भाजक वो इसका 2 गुना है, यानी कि 2 गुणे 30, तो कितना आ गया, 60 आ गया। आगे कि नहीं आ गया। और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। ठीक है, भागफल का 5 गुना है, यानी कि कोशेंट का ये 5 गुना है। अब आप दिमाग लगाइए, आपको ये तो दिया नहीं है, लेकिन भाजक आपने निकाल लिया 60 है, भाजक आपने 60 निकाल लिया, तो कोशेंट क्या हो जाएगा, 60/5 हो जाएगा। भाई साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इसका 5 गुना है, यानी कि ये जितना रहा होगा उसमें 5 गुना करेंगे तब ये मिलेगा। तो अगर हमें ये पता है और यहां जाना है तो हम 5 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 12। तो आपसे क्या पूछ रहा है, साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बताइए भाज्य कितना है। तो भाज्य आपको पता करना है, तो भाजक आपका आ गया 60, ये देखिए भाजक 60 इंटू कोशेंट कितना आ गया आपका 12। ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना है 30 है। देखिए उन्होंने क्या किया, रिलेशन दिया, मैंने अभी बताया था आपको एक रिलेशन दे देंगे क्वेश्चन में। तो ये आ गया 720 प्लस 30 बराबर 750 आ गया। इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मल एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखिए 12×72 720 प्लस 30 750 आपका आंसर है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि आपको सिर्फ कोशेंट सिर्फ आपको रिमाइंडर दिया हुआ था, इसका रिलेशन भाजक से दिया हुआ था यानी कि डिवाइजर से। ठीक है, और इसी का रिलेशन आपको कोशेंट से दिया हुआ था, तो हमने पहले निकाल लिए तीनों। ठीक है, ये दिया हुआ था, ये दोनों निकाल लिए, वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है एक और आपका इसी तरह का लगवा देते हैं हम आपका इसी फॉर्मूले पे, सिंपल सा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आप घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, जैसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी संख्या थी, सपोज x थी, कह रहे इसको जब हम 69 से भाग देते हैं तो कह रहे हैं कुछ भी कितनी बार भी किया हमने, मान लीजिए x हमने y बार टेबल लगाई और सब्ट्रैक्ट किया, तो कह रहे कितना भागफल मिला हमें, शेष 45 प्राप्त होता है। यानी कितना प्राप्त हुआ, यहाँ 45, ये क्या है आपका रिमाइंडर है। क्या है आपका रिमाइंडर। कह रहे हैं कोई संख्या थी, उसको 69 से अगर आपने भाग दिया तो 45 बचा। कोई बात नहीं, कह रहे हैं यदि उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, जो आपका भाग ये जो शेषफल बचा ना, इसी को आप 23 से भाग दे दो। तो जब 23 से 45 को भाग दोगे तो एक बार लगेगा, है ना, कितना बचा 22 बचा। ओके, तो यही आपका शेषफल आ गया, यानी कि रिमाइंडर आ गया। ठीक है, आपसे सिंपल सा पूछ रहा था।
कि 69 से किस संख्या को भाग दिया तो 45 बचा। तो उसी संख्या को अगर आप 23 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो जो रिमाइंडर बचा हम इसी को कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। इसी रिमाइंडर यानी कि शेष को सीधे 23 से भाग दे देंगे, जो आंसर आया हमारा 22, यही हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। हमने शेषफल प्रमेय और भागफल प्रमेय पर क्वेश्चंस लगा लिए और देख लिए कैसे पूछे जा सकते हैं, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट को देख लेते हैं। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट तो जरूर आने चाहिए अगर आपको अपनी कैलकुलेशन बढ़िया करनी है कि 2 से अगर कोई नंबर डिवाइड है तो क्या होगा, 3 से है तो क्या होगा, 4 से है, 5 से है, 6 से है, इतने से, इससे ज्यादा नहीं, आपको 9 से 8 से देख लेना है। ठीक है, 9 से देख लेना है। इस तरह की डिविजिबिलिटीज हमें आनी चाहिए। तो आपको पता है 2 से अगर कोई नंबर डिवाइड है, बहुत ही बेसिक सा है, 0, 2, 4, 6, 8। अगर लास्ट डिजिट इनमें से कोई है तो आप कह दोगे वो नंबर 2 से डिवाइड है, सीधा सीधा डिवाइड है। 3 से डिवाइड होने के लिए जो योग होगा, जो उसमें अंक दिए हुए हैं, योग किसका, अंकों का, जो भी आपको नंबर दिया है उसके अंकों का योग। ठीक है, उसके अंकों का योग अगर आप करते हैं और वो 3 की पहाड़े में आ रहा है, मतलब 3 3 6 3 9 ऐसे करके, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 3 9 इस तरह से आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है जो 3 से भी कट जाएगा, तो आप कह दोगे वो नंबर भी 3 से कटेगा। सेम 9 की भी डिविजिबिलिटी यही होती है कि अगर कोई नंबर चेक करना है आपको कि वो 9 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके अंकों का योग कर दीजिए। अगर और 9 का पहाड़ा पड़े, अगर 9 के पहाड़े में उसके अंकों का योग आ रहा है तो आप कह दोगे कि वो नंबर भी 9 से जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा, ये लिख दिया, इसको करके देखिए 3 से जा रहा है कि नहीं, तो लास्ट डिजिट ना देखिएगा, लास्ट ऐसा नहीं होता कि लास्ट नंबर देख के कह दो 3 से, देखो ये 2 से नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है। सम करते हैं तो 3 + 5 + 7 + 3 कितना आया, 18 आया कि नहीं आया, 7 5 12 6 18। तो 18 देखो 3 से भी जा रहा है, 6 बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और 18 जो है 9 से भी जा रहा है 2 बार में। तो आप कह सकते हो ये 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है, हाँ। तो इस तरह से अब दूसरा आ जाता है 4 की डिविजिबिलिटी। अगर हम देखना चाहें कि कोई नंबर अगर 4 से डिविजिबल है, देखिए डिविजिबिलिटी याद तभी रहेगी जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 4 की डिविजिबिलिटी अगर देखनी है तो कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 2 5 6 7 2, तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को देखते हैं। अगर ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो ये कितना भी बड़ा नंबर हो वो भी डिवाइड हो जाएगा 4 से। ठीक है, समझ में आया? फिर से देखिए 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के दो अंक देख लेंगे। अगर ये दोनों मिला के 4 से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे देखिए 4 से 72 जाता है, 18 चौके 72 होता है कि नहीं, है ना, तो आप कह सकते हैं पूरा नंबर डिवाइड होगा, पक्की बात होगा। तो ये 4 की होगी, इसी तरह से 8 की होती है। 8 में क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट को देख लेते हैं। अगर लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। ये बहुत ही आसान से मैं रिलेट करके आपको बता रहा हूं कि 3 के 9 के साथ बता दिया, 4 का 6 8 के साथ बता दिया कि 4 में आखिरी की 2 डिजिट देखते हैं और 8 में आखिरी की 3 डिजिट देखते हैं। इस तरह से आपकी डिविजिबिलिटी हो जाएगी। ओके, अगला 5 की डिविजिबिलिटी आपको पता ही है, अंतिम डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो तो हो जाएगा। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि 6 में अगर वो नंबर 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है तो वो 6 से भी जाएगा, इसलिए इसका बहुत कम पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला चलते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। देखिए 7 की मैंने नहीं बताई है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, आप भूल जाओगे, इसलिए जरूरत नहीं है उसके बताने की आपको, है ना, जितना समझ में उतना पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी को। तो 11 में क्या होता है, अगर कोई नंबर लिखा है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे लिख दिया। अब ये चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करना है आपको, आप इसके अल्टरनेट जो नंबर्स होते हैं, ये इनको बोलते हैं अल्टरनेट, एक छोड़ करके एक, इनका सम कर दीजिए। तो 3 + 3 + 6 कितना आ गया, 6 3 9 3 12 आ गया। और जो बचे नंबर्स इनका सम कर लीजिए, 5 + 5 10 आ गया, लिख लिया। अब ये जो सम आया इनको आप डिफरेंस निकाल लीजिए, ये जो सम आया इनका माइनस कर दीजिए, 2 आ रहा है,
ये जो आता है डिफरेंस, अगर ये 0 है या 11 या 22 या मतलब 11 की पहाड़े में आ जाए तो आप कह देंगे वो नंबर 11 से डिवाइड है। थोड़ा सा हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर इधर ढूंढे, ऐड करें, फिर इधर ऐड करें, फिर आए, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ओरल होने लगेगा। यकीन मानिए प्रैक्टिस ही करनी है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपसे क्या कह दिया कि एक नंबर दे दिया, आपसे पता करना है 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट नंबर्स का सम निकालिए और फिर उनका डिफरेंस कर दीजिए। यानी कि ये निकाला 12 आ गया, ये निकाला 10 आ गया, ओके। अब मान लो यहीं पे हम इसको भी 6 कर दें, ध्यान से देखिएगा, और ये भी 6 कर दें, है ना, तो यहां भी 12 आया, तो सम कितना आया, 0 आया। अब 0 आ गया सम, तो ये 11 से डिवाइड होगा, आप करके देख लेंगे, तो ये आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने 2 की 2 3 4 5 6 8 9 और 11 की डिविजिबिलिटी आपको बता दी है। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इसका, यकीन मानिए डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन नहीं गलत होगा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम आपका खत्म कर दूंगा। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।